हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है एक कुंडली के अंदर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिडिक्शंस कहाँ पे जाके फेल कर गई। इसमें कोई दो राय नहीं इस बात को एक्सेप्ट करने में कि यहाँ पे हमने जिस इवेंट को होने का अनुमान लगाया था वो इवेंट नहीं कंप्लीट हुई। इसका मतलब हम एक तरीके से सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक सीधा फेल्योर है। फेल्योर तो है, लेकिन फेल्योर होने में क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें लॉस कर गई। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। और दशा के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक्चुअली एंड ऑफ द डे द रिजल्ट जो हम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं दशा पे ही तो जाके मिल रहा है। कुंडली तो वही है, ग्रह वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जब दशा दूसरी चल रही है तो सिचुएशंस को किसी और तरीके से कन्वर्ट कर रही है। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो कंसर्न क्वेश्चन था वो ये था कि किसी तरीके का कोई एक ब्लेम वगैरह जॉब्स के अंदर चल रहे हैं और क्या काइंड ऑफ प्रमोशन होगा या इमेज में क्लीन चिट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम अभी दशा के ऊपर नहीं आके चार्ट को ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं कि रफली चार्ट्स किस तरफ का एक नेचुरल इंडिकेशन दे रहा है। इसके बाद दशाओं के अंदर आके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली कंडीशन कि पद प्राप्ति या स्टेटस की बात हो रही, तो बात हो रही है हमारे लिए 10th हाउस की। 10th हाउस की स्थिति कैसी है ये समझना जरूरी है। 10th हाउस के अंदर भाग्य भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव बैठे हुए हैं जो कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले रहे हैं, तो सूर्यदेव का वहाँ बैठना अच्छी स्थिति कही जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य का बुध के साथ परिवर्तन योग होने की वजह से भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, कनेक्शन, कंजंक्शन बनता है। ये भी एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। जो इसमें एक नेगेटिव फैक्टर हम देखते हैं तो वो क्या है, 8वें भाव का स्वामी होकर चंद्रमा वो बैठा हुआ है दशम में। अपना पहली बात तो उसका दिशा बल है नहीं क्योंकि वो 4th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेता, तो दिशा बल ही। दूसरा, चंद्रमा अष्टमेश है, दशम में बैठा है। उससे ज़्यादा बड़ी बात जो कह रहा हूँ उसको देखिएगा, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही एक साथ आकर बैठे हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम बेसिकली ट्रीट करते हैं अमावस्या दोष के रूप में। ठीक है, जब यहाँ ये कॉम्बिनेशन हो तो इस कॉम्बिनेशन को इस तरीके से समझना आवश्यक होगा कि ये कॉम्बिनेशन आपको 3 दिन तक मिल सकता है। 3 दिन क्यों? क्योंकि 2.5 दिन तक चंद्रमा एक ही राशि में आपको सीधे सीधे दिखाई देता है, तो तीसरा तो होगा नहीं, वो 2.5 दिन होंगे। उन 2.5 दिनों में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अमावस्या अगर तिथि में आ गई, अमावस्या अगर तिथि में आ गई तो समझिएगा कि कहीं ना कहीं उस तिथि के पीछे छिपा हुआ जो ग्रह होगा वो हो जाएगा राहु। तो ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो इसके पीछे तिथि का जो स्वामी बनता है वो बन जाता है राहु। पहली कंडीशन, इसको समझिएगा। दूसरी बात, अभी मैं ऊपर से देख रहे हैं, कोई दशा वशा का कोई सिस्टम नहीं। लाइफ के अंदर स्टेटस को लेकर चैलेंज आएगा, और किस तरह का चैलेंज आएगा? राहु की तरह का चैलेंज आएगा। राहु का मतलब या तो छुपे हुए रूप में आएगा या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर के लोगों के कारण आएगा। राहु को हम कहते हैं विदेश को आने जाने के पॉइंट से देखने वाला ग्रह। तो जब हम विदेश की बात करते हैं तो 12th हाउस की बात करते हैं, और 12th हाउस इज हिडन एनिमीज। तो कहीं ना कहीं स्टेटस पे प्रभाव आएगा और वो प्रभाव हिडन एनिमीज की वजह से आएगा। ये चार्ट ऊपर से दिखा रहा था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तो जिंदगी में ये परिस्थिति चल रही थी, किया किसी और ने, हम उसमें बेवजह फंस जाएंगे। ये इस अमावस्या दोष जिसे हम मानते हैं इसका प्रभाव था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। यहाँ पे कंसर्न क्वेश्चन ये नहीं है कि ये प्रभाव काम कर रहा, यहाँ पे कंसर्न क्वेश्चन ये था कि क्या इससे क्लीन चिट मिलती है और प्रमोशन होता है कि। अब देखिए दूसरी सिचुएशन जो बन रही है इस चार्ट के अंदर, उसको अगर बनाने की कोशिश करें तो ये जो बुध है जब ये परिवर्तन योग में जाएगा तो ये बुध चंद्रमा के साथ में आ जाएगा। जहाँ बुध चंद्रमा के साथ में आएगा तो वहाँ पे अष्टमेश का प्रभाव वो बुध को प्रभावित करने लगेगा। और बुध इस कुंडली में क्योंकि 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है, पद प्राप्ति से 7th, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होगी किसी ना किसी रूप में, ये भी सुनिश्चित था। इसके बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट और बनता है। पॉजिटिव पॉइंट ये बनता है कि जब कोई दो ग्रह आपस में संबंध बना रहे हों और एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हों तो
एक ग्रह की पॉजिटिविटी दूसरे को तो दूसरे की नेगेटिविटी पहले की शिफ्ट हो जाती है। अगर इस रूल से लगा के देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा की इस युति में जो शुभता सूर्य की है वो शुभता शिफ्ट होनी चाहिए चंद्रमा के अंदर। ये कॉम्बिनेशन के सिंपल छोटे छोटे बेसिक रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा माना जाता है। तो इस लिहाज से चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं नवमेश के साथ जुड़ने की वजह से पॉजिटिव है और दशमेश की तो राशि में बैठा ही बैठा है। फिर दूसरी चीज़, चंद्रमा को जैसे हम कहते हैं उसको अष्टमेश का ऐसा कोई दोष नहीं है। तो इस लिहाज से चंद्रमा यहाँ पे शुभ फल देने की स्थिति में इस बात पे बनता है, वो 9th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड से संबंध बनाता नजर आता है। लेकिन सूर्य जब उठकर बुध की जगह परिवर्तन करेंगे तो सूर्य राहु केतु और मंगल की एक्सेस में आएंगे। ये कुंडली से हटके एक और कुंडली बनेगी, वो कुंडली अब देखें तो ये परिवर्तन वाली कुंडलियों में क्या उलझ गया ये समझना थोड़ा सा आसान हो सकता है। यहाँ पे राहु का पोजीशन बरकरार रहेगी, यहाँ पे आपका केतु मंगल और सूर्य आएंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं बुध और यहाँ पे हम कर देते हैं चंद्रमा। अब ये इसी की करंट सेकंड कुंडली बन गई। जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे काम करेगा परिवर्तन के साथ तो ऐसे स्थिति में ये सूर्य का जो प्रॉब्लम है ये अब हमें समझ में आता है। सूर्य क्या है? सूर्य है सरकार, सूर्य है हमारे लिए बॉसेस, क्योंकि ये 9th हाउस भी इंक्लूड हो गया स्पेसिफिकली जो कि बॉसेस के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य इस कंडीशन में पॉजिटिव कहाँ तक था? सूर्य पॉजिटिव यहाँ तक था कि मंगल का 5th हाउस लॉर्ड का सपोर्ट उसको मिल रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पद प्राप्ति हो रही। जब कभी भी संबंध नवम या पंचम और दसम का संबंध होता है तो पद प्राप्ति होती है। तो देखिए पंचम और दसम का संबंध यहाँ था, ये पद प्राप्ति थी। जब ये परिवर्तन हो रहा है तो ये पंचम और नवम का परिवर्तन से ये बाहर निकल के जा रहा है और बुध यहाँ पे चंद्रमा के सानिध्य में चला गया। सूर्य जो कि किस्मत का स्वामी था, भाग्य का स्वामी था, ये अब पंचम के साथ सपोर्ट कर रहा है, वहां तक तो अच्छी चीज थी। लेकिन मंगल ना सिर्फ पंचमेश बल्कि वो 12th हाउस लॉर्ड भी है। 12th हाउस लॉर्ड होने के कारण टेंशन का देना और आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं उनके द्वारा किस्मत में बाधा उत्पन्न होना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे सीधे क्लियरली नजर आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब सूर्य राहु केतु एक्सेस में हो तो कहीं ना कहीं वो वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। इवन दो कि सूर्य अपनी राशि में बैठा है, मंगल उसके मित्र के साथ हो गया, लेकिन राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से सूर्य का जो प्रभाव है, जो तेज है, वो कम होने लगता है। तो इस कुंडली के अंदर ये जो इस साइड का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये इस परिवर्तन में कहीं ना कहीं एक चुनौती बनाता हुआ नजर आता है। इस कारण से किस्मत में अपने आप ही ये कॉम्बिनेशन जहाँ काम करेगा तो कोई गुप्त शत्रु आकर नुकसान करेगा। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से 8th हाउस का फैक्टर, अचानक से कोई चीज हो रही है जो कि किसको प्रभावित कर रही है, हमारे स्टेटस को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पे जो ऊपर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि एक तरीके से अमावस्या दोष जिसकी वजह से राहु का कोई प्रभाव, दूसरी तरफ से ये कॉम्बिनेशन इस परिवर्तन योग में दिखाई देता है कि कुछ सर्टेनली चीजें होने की संभावना बनती है, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, अब आता हूँ मैं दशाओं के ऊपर। दशाओं के ऊपर यदि हम जाते तो सिंपली ऊपर से रीड करने से ऐसा लगता है कि दशा जो है नॉर्मल जो चंद्रमा से चल रही है वही चल रही होगी और कार्य बन जाएंगे। जैसे कि जब इनका पूरा फेलियर होने के बाद फिर मैरिज का सब कुछ निकाल के चेक किया तो दशा बोल रही है कि गुरु की महादशा में, बुध की अंतरदशा में बुध वगैरह चल रहा है। तो ठीक है, गुरु महादशा, बुध सप्तमेश, अंतरदशा, तो ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैरिज हो सकती थी। लेकिन ट्रैप जो था ना, वो ट्रैप एक सवाल में आया। आप ही में से एक जागरूक श्रोता है, उनका नाम है सुश्री भूमि जी। उन्होंने एक चीज़ बोली कि भैया यहाँ पे शनि बैठा है, अगर शनि बैठा है तो शादी के 1 साल के बाद संतान नहीं हो सकती। बात तो ठीक थी, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे शनि बैठा है तो इसका मतलब ये हो गया कि चीज़ों में डिले तो करेगा, वक्रत अवस्था के साथ बैठा है तो भी करेगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे मैरिज हुई इस दशा में और इसके 1 साल के बाद शनि यहाँ पे बैठने के बावजूद संतान उत्पत्ति हो गई। संतान उत्पत्ति यहाँ पे डिले होनी चाहिए थी, नेचुरल सी बात थी। क्यों? मंगल राहु केतु एक्सेस में भी था, प्लस शनि यहाँ पे प्रभाव कर रहा था। ऐसी स्थिति में अगर इस दशा में शादी हुई तो इससे थोड़ा ही समय बाद चाइल्ड बर्थ नहीं मुमकिन। ठीक है, चाइल्ड बर्थ नहीं मुमकिन। कॉम्बिनेशन कैसे रीड होगा, देखिए, गुरु शुक्र के साथ उसकी राशि में है, वो शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु के साथ बैठा है तो अनकंफर्टेबल हो गया। शनि से दृष्ट होकर बैठा है, अनकंफर्टेबल हो गया। राहु से दृष्ट होकर बैठा है, अनकंफर्टेबल हो गया।
फिफ्थ हाउस प्रभावित, फिफ्थ हाउस का कारक भी प्रभावित, तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं नजर आती। लेकिन फिर सवाल उठता है कि एक साल में चाइल्ड कैसे हुआ था। अब जरा दशा का जो सिस्टम था, उस दशा के सिस्टम को हमने कहाँ से उठाया, चंद्रमा के नक्षत्र से हटा के शिफ्ट कर दिया लगन के नक्षत्र पे। लगन का नक्षत्र स्वामी है यहाँ पे शुक्र। शुक्र स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं, जो मैं बहुत पहले शुरुआत में समझाते आता था, आपका लगन का नक्षत्र स्वामी जैसे हिसाब से होगा वो समझ लीजिएगा। जैसे इस कुंडली में छठे भाव से संबंध है तो सर्विस को लेकर कुछ ना कुछ संघर्ष आएगा, और दूसरी तरफ पे लाभ बनाने, मित्र बनाने, कनेक्टिविटीज को लेकर चुनौतियां या उसमें कुछ ना कुछ कार्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ। अब देखिए, जब हमने दशा को चेंज किया तो अब दशा गुरु की नहीं रही, अब दशा हो गई मंगल की। अब यहाँ पे कैच कैसे है, मंगल की जो दशा है वो कुंडली में फिफ्थ हाउस लॉर्ड बन रहे हैं, 12th हाउस लॉर्ड बन रहे हैं। जब शादी होती है तो खर्चा होता है, इसलिए 12वें के स्वामी को भी दशाओं के अंदर इंक्लूड किया जाता है। दूसरी बात, ये क्योंकि फिफ्थ हाउस लॉर्ड तो है, साथ ही साथ ये शनि का डिस्पोजिटर है। शनि क्या है, सेकंड हाउस। जब शादी होती है, ये एक मेल चार्ट है, तो कहीं ना कहीं कुनबे के अंदर किसी नए शख्स की एंट्री होती है, तो सेकंड हाउस जो फैमिली है उसमें बढ़ने की चीज़ होती है। तो यहाँ पर मंगल जो है वो शनि का डिस्पोजिटर है, वो इस बात को करा सकता है। वो फिफ्थ लॉर्ड होने से मैरिज को इतना ना दिखाता, लेकिन खर्चा दिखा सकता है। तो मंगल के पास कैपेसिटी है सेकंड हाउस लॉर्ड को लेने की और खर्चों को दिखाने की। तो महादशा ने अपने फैक्टर को लिया। अंतरदशा का जब हमने फैक्टर उठाया तो मरक्यूरी, तो मंगल का संबंध सप्तमेश के साथ है, वो इस चीज को कराने में सक्षम है। इस कंडीशन में ये दशा चल रही थी और उस समय शादी हुई। एक और रोचक चीज जो इसमें निकल के आई, जब विवाह हो रहा था उस समय गोचर में गुरु और शनि यहाँ पे बैठ के चल रहे थे, जो कि उतना स्ट्रॉन्ग कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखा पा रहे थे। नीच का बुध जिस समय शादी हुई उस समय यहाँ चल रहा था शुक्र के साथ, कुछ ऐसी स्थिति समझ लीजिए। ये स्थितियों में कुछ चीजें चल रही थी। ये सिचुएशन भी ट्रांजिट्स के हिसाब से मैरिज नहीं दिखा सकती थी, लेकिन मैरिज दिखा कौन रहा था, ये दिखा रहा था। और इस तरह से दिखा रहा था कि मंगल जो है वो यहाँ से बैठ के चल रहा था, ना सिर्फ कि वो 7th हाउस पे दृष्टि दे रहा था, बल्कि 7th हाउस लॉर्ड और कारक शुक्र के ऊपर भी दृष्टि दे रहा था। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सारे के सारे कॉम्बिनेशन स्ट्रांगली यहाँ मैरिज को दिखा रहे थे। हम इधर पे चल रहे थे और चीज यहाँ से आ रही थी। ये अंतर देखिए, यहाँ से देखने में ऊपर से दिखता है फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, ये बैठा है शुक्र के साथ बैठा है, फिर ये है, इसकी दृष्टि है, हाँ ये है, प्लस ये है, 7th हाउस लॉर्ड है, हाँ हाँ हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फेल्योर हो गया ये सिस्टम। यहाँ पे आने के बाद ये इसका एनिमी जरूर है, लेकिन एनिमी होने के बाद डिस्पोजिटर है सेकंड हाउस फैमिली बढ़ाने का, उसे कर सकता है। तो ये वाले सिस्टम में जब यहाँ पर आते हैं तो ये दिखा रहा है 7th हाउस के लॉर्ड और मैरिज के कारक शुक्र तीनों को प्रभावित कर रहा है, और ये दशाओं के कॉम्बिनेशन ने मैरिज करा दी। तो पहली कंडीशन तो ये क्लियर हो गई कि ये दशा सिस्टम फेल हुआ, ये दशा सिस्टम चला। नंबर 1। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अब जब हम इस इवेंट के लिए आ रहे थे कि यहाँ पर इनको ये प्राप्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसके बीच के सिस्टम को समझना फिर जरूरी था। बीच का सिस्टम तो बार बार वो शख्स एक ही बात कह रहे थे कि काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी है जिसे हमने किया ही नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों का बाहरी दबाव है ताकि हमारे परफॉर्मेंस को ख़त्म किया जाए। यानी कि चीज़ अगर क्लीन चिट भी हो रही है तो भी कोई ऐसा फैक्टर काम कर रहा है जो कि नहीं चाहता कि कोई दूसरा शख्स आगे बढ़े। ये बात इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही समझाई थी कि यहाँ पे ये प्रभाव आ रहा है अमावस्या दोष के नाम से, और जब ये प्रभाव इसमें तब्दील होता है तो इसे हम कहते हैं पितृ प्रभाव जैसी स्थिति। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बनती हुई नजर आती हैं कि कोई ना कोई ऐसे अड़ंगा परेशानी बेवजह की खड़ी होना है जो कि बनते बनते कामों को रोक देगी। अब प्रेडिक्शन का आधार क्या था कि इनका काम बन जाना चाहिए, इस चार्ट में ये काम बन जाना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए, वो इस हिसाब से कि शनि पंचम में बैठा है, शनि स्वामी कहाँ का है। अगर हम बात कर रहे थे तो पद प्रतिष्ठा के लिए बात कर रहे थे, प्रमोशन स्टेटस की बात कर रहे थे। यहाँ से शनि का ये वाला जो है इससे पंचम भाव इसका स्वामित्व है, तो वहाँ से वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बेस रखता है। 5th हाउस में वक्री है, इसलिए हम उसको उतना नीच अवस्था नहीं ले सकते। वक्री अवस्था में है ग्रह, उतना नीच अवस्था में उसको डैमेज कर दे ऐसा नहीं कह सकते। संतान को भी उसने डैमेज नहीं किया था, इसलिए अब देखिए 5th हाउस हमें पद प्राप्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर बैठकर शनि अपनी महादशा में चले तो इसे पद प्राप्ति करानी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि क्या ये खराब है या अच्छा है या बुरा है। तो देखिए अच्छे और बुरे की कंडीशन में इसके ऊपर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है, इसके ऊपर शुक्र की भी दृष्टि है, दोनों नैसर्गिक शुभ है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर शुभता है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन इस शुभता के बावजूद भी यहाँ पर जब रिजल्ट की बारी आई
तो ये रिजल्ट फेल हुआ। पॉजिटिव क्या दिखाई देता था? पॉजिटिव ये दिखाई देता था कि इस कंडीशन में शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट है, रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, नंबर 1। पॉइंट 2, सूर्य की अंतर्दशा तक तो रिजल्ट नहीं आ सकता था, लेकिन चंद्रमा में रिजल्ट आ सकता था। क्यों? क्योंकि शनि से जो सूर्य है वो परस्पर मित्र नहीं होता, इसीलिए इसकी महादशा में इसकी अंतर्दशा जो चलेगी वो हमारे लिए तात्कालिक शत्रु प्लस नैसर्गिक शत्रु होने के कारण अति शत्रु अवस्था थी। इस कारण से जब तक शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा ऊपर से दिखाई दे रही है नॉर्मली भी, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और आएगा तो डैमेज ही आएगा, अति शत्रु। ठीक है, उस फेज के अंदर सारी चीज नेगेटिव। इसके बाद चंद्रमा का फैक्टर है। चंद्रमा फिर 9th हाउस लॉर्ड से प्रभावित हो रहा है और फिर 10th से भी प्रभावित हो रहा है, और चंद्रमा अष्टम में इतना नेगेटिव रोल रिजल्ट नहीं देता, तो इस लिहाज से चंद्रमा यहाँ पॉजिटिव। दूसरी बात, जिस दिन ये इवेंट हुई उस पर्टिकुलर डे के गोचर के हिसाब से अगर देखा जाता है तो यहाँ पे बैठे थे शनिदेव अपनी राशि में अच्छी स्थिति में बैठे हुए, प्लस यहाँ पे बैठा चंद्रमा उस दिन, ये भी स्थिति ठीक है। अष्टक वर्ग की स्थिति भी 4 पॉइंट ले रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, ना पॉजिटिव 11 ना नेगेटिव 11। तो ये कॉम्बिनेशंस को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए मोटा मोटा हिसाब जो लगा वो ये कि ये काम बन जाएगा। लेकिन अब देखिए, हम जिस दशा सिस्टम को देख रहे हैं जब वही गलत जा रही है तो फिर रिजल्ट क्या सही आएगा? ये है चक्कर। अब देखिए वो क्या गया, यहाँ पर इस समय गोचर चल रहा है राहु का और यहाँ पे गोचर चल रहा है गुरु का। ये हुआ महादशा स्वामी। ये इवेंट अगर हम बात करें पिछले 25-26 जून के आसपास की है, तो 25-26 जून में ये जो मंगल थे ये यहाँ पे आगे बैठ गए, शुक्र भी यहीं आके बैठ गए। अब स्थिति को देखिए, इसको यहाँ से हटाएं या इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चल कौन रहा है? राहु चल रहा है। अब देखिए कैच यहाँ पे समझना, व्यक्ति ने कभी भी ये बात नहीं बोली कि उसके स्वास्थ्य में कोई परेशानी आई है। स्वास्थ्य की परेशानी क्यों बोल रहा हूँ? शनि की दशा चल रही है। शनि की दशा चलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रोग, चोट, परेशानी, स्वास्थ्य संबंधित दुख तकलीफ आनी चाहिए। जबकि इनपुट क्या आ रहा था? इनपुट आ रहा था कि साजिशें रची जा रही हैं, जो हमने नहीं किया उसमें भी हमें फंसाने की। ये कहाँ होता है? ये होता है राजनीति। ग्रह कौन सा होता है? राहु। जब राहु की महादशा काम कर रही हो तो साम दाम दंड भेद, या आप किसी के साथ धोखा करेंगे या कोई आपके साथ धोखा करेगा ही करेगा। छल कपट, ये राहु की कैपेसिटी होती है। अब देखिए कंडीशन क्या, महादशा का स्वामी राहु, महादशा का स्वामी राहु जो है वो सूर्य से 6-8 के संबंध में बैठा हुआ, नंबर 1। दूसरी बात, जब हमने परिवर्तन में उठाया तो यही राहु फिर सूर्य के आमने सामने आ गया। अगेन वहां पे भी एनिमी, यहाँ पे भी एनिमी। सूर्य क्योंकि किस्मत है, सूर्य बॉसेस है 9th हाउस, और राहु कहीं ना कहीं उसका परम शत्रु है। तो रेदर देन दिस शनि, ये जो राहु का प्रभाव है इसने सीधे सीधे किसको हिट किया? हिट किया किस्मत को। जो चीज़ें फेवर में आ सकती थी वहाँ पर भी जो हमारे एनिमी फैक्टर्स हैं, जो हमारे गुप्त शत्रु हैं, उन लोगों का प्रभाव बरकरार रहा। नंबर 1, महादशा का स्वामी कहाँ पे आके बैठा है? 5th हाउस में। महादशा का स्वामी 5th हाउस में बैठने पे इस पर्टिकुलर हाउस से इसमें तो 8वां हो रहा है, ये नंबर 1 प्रॉब्लम है। दूसरा, इसका डिस्पोजिटर, क्योंकि अब ये राहु फल करेगा किसके? गुरु। एक तो प्लस जुपिटर और दूसरा मंगल के प्रभाव से, शनि वहाँ जन्म के बैठे हैं। अब देखिए जब ये राहु गुरु के प्रभाव की कोशिश करेगा तो ये स्टेटस को और मन की शांति को डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि ये कॉम्बिनेशन जब तक चल रहा है तब तक जब भी कोई दशा प्रभाव में राहु का हो चाहे गुरु का हो, उसके मन की शांति में अशांति बनाए रखना और कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी या हेल्थ में थोड़ा प्रभाव दे सकता है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, ये मंगल के अधीन है, मंगल खुद ही नीच राशिस्थ हुआ पड़ा। जब मंगल नीच राशिस्थ हुआ पड़ा तो महादशा के स्वामी की भी प्रभाव नीचता में गई, अंतरदशा का स्वामी भी नीचता में ही गया। ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर दशा के हिसाब से फेल आउट हो रहे हैं। और यही कॉम्बिनेशन यहाँ से भी देखने की कोशिश करें, अगर हम इस गोचर को हटा के देखें तो राहु कहीं ना कहीं भाग्य को प्रभावित कर रहा है। तो राहु का प्रभाव भाग्य पे है, पूर्व पुण्य मंगल पे, प्लस 12th हाउस में होते हैं। मंगल 5th हाउस लॉर्ड तो है ही, लेकिन 12th हाउस लॉर्ड भी है, कहीं ना कहीं फिर गुप्त शत्रु प्रभाव भी है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन में एंटर कौन हुआ? शुक्र एंटर हो गया। शुक्र क्या था? शुक्र इंपॉर्टेंट क्यों था? शुक्र इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो इस कुंडली में 6th हाउस सर्विस हाउस का लॉर्ड है और गेन्स हाउस का लॉर्ड है। सर्विस हाउस का लॉर्ड और गेन्स हाउस का लॉर्ड होने की वजह से अगर वो अष्टम में बैठा है ऐसी स्थिति में तो कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले करने की कोशिश कर देगा, क्योंकि वो डिले के हाउस में आके बैठ गया है। प्लस वो मंगल से प्रभावित भी हुआ है,
तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा और ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर बना लेगा। तो अब अगर इस चीज़ को समझा जाए, जो दशाएं ऊपर से एकदम से दिख रही हैं, कई बार वो दशा के अंदर होने वाली इवेंट को देख के लगता है कि हाँ इसी दशा ने इसको कराया और इससे चीज़ों से हो जाएगा, लेकिन नहीं। देखिए इसलिए बोल रहा हूँ, कैच क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट कैच, जो ये बात बोल सकते थे कि ये मंगल की दशा है ना कि गुरु की। गुरु की दशा संतान दे सकती है क्योंकि वो कारक है, लेकिन अब राज की बात, D7 का चार्ट होता है जो संतान प्राप्ति के लिए देखा जाता है। D7 के चार्ट में, संतान प्राप्ति के चार्ट में, ये गुरु नीच राशि से बैठा था मंगल के साथ नीचे पंग करके, और मंगल उच्च का बैठा था। लेकिन बड़ी बात, D7 के चार्ट में, संतान प्राप्ति के चार्ट में मंगल ही लगन का स्वामी था, मंगल ही लगन का स्वामी था। जब संतान प्राप्ति की बात हो रही होगी तो कहीं ना कहीं सप्तमांश का जो लग्नेश है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि यहाँ पे उसका संबंध सीधे सीधे सप्तमांश के लगन से बन रहा था। तो दशा का प्रभाव इस मंगल की तरफ शिफ्ट हुआ था। मैरिज हुई, मैरिज होने के जस्ट 1 ईयर के आसपास में चाइल्ड बर्थ उसी दशा के अंदर हो पाया था, और इस कारण से ये दशा सिस्टम, यानी कि लगन का नक्षत्र स्वामी जो गुरु के सानिध्य में आया है, वहां से दशा ने अपने आप को प्रारंभ रखा, बजाय कि यहाँ के चंद्रमा वाले प्रभाव से। इस तरीके से अगर हम देखें तो अब हमको ये समझ में आता है कि ये राहु का जो प्रभाव है ये काम कर रहा था, जिसने भाग्य को भी सपोर्ट करना या हमारे बॉसेस को भी हमारा सपोर्ट करने से रोक के रखा हुआ था। राहु के अंदर मंगल की अंतरदशा चल रही है, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2024 तक मैक्स टू मैक्स ये दशा चलेगी। जब ये दशा यहाँ पे ख़त्म होगी तो ये जो प्रभाव थे ये प्रभाव ख़त्म होंगे, और जब ये प्रभाव ख़त्म होंगे तो फिर एक बेहतर प्रभाव शुरू हो सकता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका गुरु बैठा है, इसके बाद दशा गुरु की आएगी जो लाभ भाव से संबंध बनाता है, चीज़ों को दोबारा से खड़े करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज़ फिर बोलूँ, यहाँ पर गुरु शनि से भी दृष्ट है, राहु से भी दृष्ट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं ये जो जुपिटर है ये किसी ब्राह्मण के श्राप से श्रापित है। इस बात को इंक्लूड करके समझ के संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, 4th हाउस लॉर्ड है, लग्नेश कह सकते हो फर्स्ट हाउस लॉर्ड होने की वजह से अच्छा है, बट उसके ऊपर पापी ग्रहों का क्योंकि दृष्टि प्रभाव है तो दशा चुनौतियां भी देते देते आगे बढ़ाएगी। आगे तो बढ़ाएगी, एक होता है स्मूथली बढ़ाना, एक होता है चुनौती देके बढ़ाना, तो वो दशा चुनौती देके बढ़ाएगी, एक कंडीशन हुई। दूसरा, एक और बात यहाँ पे अब समझने की स्थिति बन रही है जो कि चाहूँगा कि लोग समझें। यहाँ से मैंने शुरुआत करी थी अमावस्या दोष के नाम से। अमावस्या दोष में यही बात उठती है कि तिथि स्वामित्व राहु के पास है। ये पूरा जो ये प्रकरण हुआ है, इतना सब कुछ ये राहु की दशा में हुआ है। तो अगर दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन किसी चार्ट के अंदर बन रहा है जहाँ सूर्य चंद्रमा है तो पहले तिथि चेक करिएगा। तिथि यदि आ ही जाती है, नहीं कि अमावस्या ही है, तो फिर समझिएगा उस पर्टिकुलर हाउस के ऊपर राहु का प्रभाव है, नंबर 1। इसका मतलब काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, डिपार्टेड सोल्स भी हो सकते हैं। प्लस दूसरी बात, जब कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि सूर्य की महादशा में चंद्रमा की दशा हो तभी वो कहीं ना कहीं असर करे। ये भी हो सकता है कि राहु की जहाँ दशा चल रही हो वहाँ पे वो असर कर दे, क्योंकि उसमें जो तिथि एक्टिव पार्ट हो रहा है वो तिथि एक्टिव पार्ट राहु के पास है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं ना कि ये कॉम्बिनेशन है तो इसी कॉम्बिनेशन की दशा अंतरदशा ही प्रॉब्लम करेगी। नहीं, हो सकता है कि दशा अंतरदशा उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के बिहाइंड जो फैक्टर है उससे काम हो रहा हो। एक और चीज़ यहाँ पे जो हम देख और समझ सकते थे वो देखिए क्या खास हो रहा था। इस जन्म के राहु के ऊपर से शनि का गोचर जा रहा, प्लस यहाँ पे जन्म के शनि के ऊपर से राहु का गोचर जा रहा, ठीक है। कुंडली के अंदर सूर्य का प्लेसमेंट जब इधर आता है तो ये एक तरीके से पितृदोष फॉर्मेशन होता, जो कि जिसमें जो परिवर्तन के बाद भरली कुंडली उसमें हो रहा था। ये पूरी जो चीज़ हुई है, जो पूरा का पूरा प्रकरण है, उसका एक्चुअल में इवेंट एक्शन में कन्वर्ट होते समय ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे यहाँ से बना दो चाहे यहाँ से बना दो। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये कॉम्बिनेशन इज एग्जैक्टली सेम एज अ राहु एंड शनि कॉम्बिनेशंस, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधाओं को दिखाते हैं। तो ये फॉर्मेशन इस समय, चाहे आप यहाँ से देखो चाहे आप यहाँ से देखो, चाहे महादशा में शनि लगा के देखो चाहे राहु लगा के देखो, दोनों में कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन काम कर रहा है जो कि इस समय चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें भी बिहाइंड द सीन वर्क्स करती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस चार्ट को स्टडी करते हुए खोजते वक्त और निकल के आया वो भी इम्पॉर्टेंट ये है, आपकी कुंडली में शनि को सबसे पहले देखिए, क्योंकि हम वो मानते हैं हमारा कर्मा कनेक्शन, हमारा पास्ट का जो कुछ भी फैक्टर्स है उसमें केतु और शनि जैसे ग्रह काम करते हैं। लेकिन शनि से छठा भाव जो भी होता है कुंडली का, शनि से
छठा भाव जो भी होता है कुंडली का, कहीं ना कहीं उसका एक सीधा इम्पैक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी आपकी कुंडली में जहाँ कहीं पे भी शनिदेव बैठे हैं वहाँ से आप छठे भाव को गिन लीजिए। उस छठे भाव में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई परेशानी जरूर छिपी होगी, इस बात को समझिएगा। क्योंकि नाड़ी में भी जैसे कंसेप्ट उठता है या कई जगहों पे ऐसे पोजीशंस को लेकर मानते हैं कि अगर शनि यहाँ बैठता है तो ये सिक्स को प्रभावित करता है और उस फैक्टर को अगर ध्यान दिया जाए तो आपकी कुंडली में शनि जहाँ कहीं भी बैठा होगा उससे छठे में आपको परेशानी दिखाई देगी। अब आप इसको ऐसा समझ लीजिए, शनि 7th हाउस में बैठा है तो आपके 12th हाउस के अंदर आपको कुछ चुनौती परेशानी दिखाई देती होंगी, खर्चों को लेकर हो सकती होंगी या दूसरी चीज़ों को लेकर हो सकती होंगी। अगर किसी का शनि मान लीजिए लगन में बैठा हुआ है तो उसको डे टू डे रूटीन्स में सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम महसूस होती होंगी। अगर किसी कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, मान लीजिए कि आपके 9th हाउस में बैठा है, तो उसको अपने घर के लोगों के अंदर से प्रॉब्लम हो सकती होगी या फिर उसको सेविंग्स के अंदर प्रॉब्लम आती होगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का शनि यहाँ पे बैठा हुआ है 8वें घर में बैठा है तो यहाँ से छठा क्या होगा, यहाँ से छठा हो जाएगा आपका लगन। तो व्यक्ति ऐसा अपने आप को विकसित करने में, अपनी पर्सनालिटी को दिखा पाने के लिए कहीं चुनौतियाँ महसूस कर रहा होगा। जहाँ कहीं भी आपका शनि बैठा है वहाँ से 6 घर आगे गिनिए, मान के चलिए कि उसका प्रभाव उसके 6 घर आगे वाली स्थिति पर जरूर रहता है, हमेशा ही रहता है। तो इस तरीके से भी हम कुछ छोटे छोटे नए कॉम्बिनेशंस को लगाकर चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्यों ऐसे कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं। 12वें में शनि है, छठा घर होगा 5th हाउस, संतान को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगर किसी का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से रखिएगा, जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई भी ग्रह 10th हाउस में बैठ जाए तो उसका प्रभाव लगन के ऊपर पड़ता है। तो अब इसी चीज़ को थोड़ा और एक साइड से डेवलप कर दूँ तो किसी से भी कौन सा हाउस 10th है उसको देखिए, किसी से भी कौन सा हाउस 10th है उसको देखिए, या इसका रिवर्स कहीं से 4 घर आगे गिन लीजिए, कहीं से 4 घर आगे गिन लीजिए, उस पर भी प्रभाव आएगा। जैसे कि भाग्य में यहाँ पे ग्रह बैठे हैं तो ये भाग्य में बैठे हुए ग्रह एक्चुअल में किसकी तरफ काम करेंगे, ये एक्चुअल में काम करने लगेंगे इस 12th की तरफ। ये बहुत ज़्यादा खोजने के बाद एक ही बात समझ में आई, जितनी कुंडलियाँ आई जिनका 9th हाउस भरा है किसी भी ग्रह से भरा हो, शुभ से अशुभ से किसी से भी भरा हो, किताब में ये बात नहीं लिखी लेकिन लॉजिक वही लगा रहा हूँ, बात किताब में ये लिखी है कि 10th हाउस में अगर ग्रह बैठा है तो प्रभाव लगन के ऊपर दिखाई देगा, आपका स्टेटस जो होगा उसी हिसाब से आपका रहन सहन दिखाई देगा। सीधी सी बात, उसी लॉजिक को लगाऊं तो यहाँ पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है सुपर भाग्य, उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके 12th हाउस पे पड़ेगा। नंबर 2, अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर सपोजिटली 6th हाउस में बैठा हुआ है तो इससे 4 घर आगे होने के कारण छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके भाग्य को प्रभावित किसी न किसी रूप में करता नजर आएगा। इसलिए इस 2-3 चीज़ों को, छोटे छोटे लॉजिकों को भी आप साथ ही साथ इंक्लूड करते हुए चल सकते हैं, जिससे कि ये समझ में आए कि भाई ग्रह बैठा कहाँ है तो परेशानी कहाँ महसूस हो रही है। यहाँ ग्रह बैठा है, परेशानियाँ यहाँ से दिखाई देती है क्योंकि फल उसके यहाँ पे यहाँ आते हैं, परेशानी हो चाहे शुभ फल हो, दोनों लगा लीजिएगा, दोनों इसी तरीके से। यहाँ ग्रह बैठा तो ये चैरिटी की तरफ भेज सकता, यहाँ ग्रह बैठा तो मानसिक परेशानी की तरफ भी भेज सकता, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। तो 3 चीज़ें जो हमने यहाँ पे समझी। पहली कंडीशन, सीधे सीधे दशा को जब हम लगा रहे हैं तो कई बार चंद्रमा से हम दशाओं को बेसिकली देखते हैं क्योंकि हर सॉफ्टवेयर हमें वही देता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लगन के नक्षत्र से भी, चंद्रमा से 4थे और 5वें नक्षत्र से भी, और आपके नाम के नक्षत्र से भी, जो भी नक्षत्र स्वामी पावरफुल होगा, नक्षत्र पावरफुल होगा, दशा वहाँ से चल सकती है। रिजल्ट हमेशा दशाओं पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। यहाँ पे क्यों हम इस बात को पकड़ पाए, सबसे पहले तो ये वाला जो फैक्टर बिल्कुल सही पॉइंट आउट हुआ। नंबर 2, सप्तमांश के फैक्टर्स में जब हम गए जहाँ से चाइल्ड बर्थ होता है उसने बिल्कुल हमें हेल्प की। प्लस यहाँ का जो फैक्टर है, ये शनि रोग का कारक है तो रोग होना चाहिए, यहाँ पर रोग नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिक्स की, तो कारक तत्व क्या आ रहा है, राहु। तो राहु के कारक तत्व में ये चीज़ें हुई इवेंट में, क्योंकि ये पॉइंट बन रहा था। महादशा तो ठीक थी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो है वो यहाँ बैठ गई, इसकी वजह से ये रिजल्ट नेगेटिव आउट होते नजर आए। इस कारण से कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्शन जो थी उसमें हमें फेल्योर हासिल हुआ था। धन्यवाद।